जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है संघवाद। जिसमें हमने लास्ट क्लास में ये जाना और समझा कि संघवाद क्या है। आज हम चल रहे हैं अपने देश के संघवाद को समझने। भारत का संघवाद कैसे विशेष है दुनिया के अन्य संघवादी राष्ट्रों से। आप सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से देश हैं जो संघवादी व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, जिसमें से एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके संघवाद में और भारत के संघवाद में मूल अंतर क्या है, ये चल रहे हैं आज हम जानने और समझने। तो आइए पढ़ते हैं अपनी किताब को और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि भारत के संघवाद में क्या विशेषताएं हैं जो उसे दुनिया के अन्य संघवादों से अलग बनाती है। तो चलिए, आजादी से पहले ही राष्ट्र आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटा जाना जरूरी होगा। तो मतलब आजादी के आंदोलन के दौरान ही, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारे आजादी के नेताओं ने यह तय कर लिया था कि अगर इस देश को सही ढंग से चलाना है और बेहतरीन तरीके से सुशासित करना है तो हमें इस देश को, इस विविधता वाले देश को कई प्रांतों में बांटना पड़ेगा और दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान करना पड़ेगा। मतलब एक पूरे देश पर कंट्रोल करेगी और एक अपने अपने राज्यों पर कंट्रोल करेगी। तो मतलब प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की दो सरकारें होंगी। ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही भारत की विविधता, भारत की भौगोलिकता को देखते हुए निर्धारित कर लिया था। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। तो मतलब आप ये जानते हैं कि भारत में एक प्रकार की विविधता नहीं है, भारत में अनेकों विविधताएं हैं, जिसमें से भाषाई विविधता प्रमुख विविधताओं में से एक है। ठीक है, तो आप ये जानिए कि भाषा की विविधता एक बहुत बड़ी विविधता होती है, क्योंकि भाषा आपके भाव को व्यक्त करने का माध्यम होता है, आपको व्यक्त करने का माध्यम होता है। और अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए तो आपकी पूरी की पूरी आजादी आपसे छीन ली जाएगी। तो हमारे देश के राष्ट्र निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे और समझते थे कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें अपनी विविधता को सम्मान देना पड़ेगा और भाषा का सम्मान तो करना ही करना पड़ेगा। भाषा की विविधता का सम्मान तो करना ही है, क्योंकि अगर भाषा की विविधता का सम्मान नहीं होगा तो राष्ट्र में भाषाई आंदोलन, राष्ट्र का विभाजन होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने स्वशासन की योजना को बहुत अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लिया था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हमारे देश में सत्ता के दो स्तर बनाए जाएंगे, एक केंद्रीय स्तर और एक प्रांतीय स्तर। जो अपने राज्य बोल लो या प्रांत बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, प्रांतीय स्तर जो डेली रोजमर्रा के कामों को राज्य के देखेंगे और लोगों के अंदर स्वशासन की भावना भी आएगी, मतलब अपने ऊपर अपनी भाषा के लोगों का शासन। देखो केंद्र सरकार सुदूर, अब एक बात मुझे बताओ, अब ये देख लो मणिपुर है, मणिपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, बहुत है ना दूरी। तो मणिपुर वाले लोगों को क्या वो कनेक्टिविटी महसूस हो पाएगी दिल्ली के लोगों से? दिल्ली में चल रही सरकार से वो अपने आप को उतना कनेक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर जो सरकार है, जो उनकी राज्य सरकार है, उससे वो अपने आप को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। वही बात यहां तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु के लोगों के साथ भी है, केरल के लोगों, वो इतना दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर सकते जितना कि तमिलनाडु में अपनी राज्य सरकार के साथ
कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार पूर्णतः इनके राज्य के लिए डेडिकेटेड है। ये जो भी काम करेगी इस राज्य के लिए काम करेगी और इन लोगों के लिए काम करेगी। इसलिए ये आप समझिए कि इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्र आंदोलन के दौरान ही इस बात को मान लिया था कि अगर भारत को सुशासन और सुव्यवस्थित रखना है हमें, तो हमें अपने देश को संघीय ढांचे पर आधारित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही चलाना पड़ेगा। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? पक्का? मुझे तो नहीं लगता। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। तो प्रश्न सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है, कि कितना अधिकार दिया जाए किनको? प्रांतीय सरकारों को। प्रांत मतलब राज्य सरकारों को। समझ में आई बात कि उत्तर प्रदेश सरकार को कितने अधिकार दिए जाए, केंद्र से ज्यादा दिए जाए या केंद्र से कम दिए जाएं। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फॉर्मूला पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया, पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधताओं को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। समझ में आई बात? हमारे देश की केंद्र सरकार राज्य सरकारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सहयोग मूलक सरकारें हैं। ये एक दूसरे के काम में सहयोग करेंगी, अड़चन डालने का काम नहीं करेंगी। समझ में आई बात? सहयोग मूलक सरकारें, क्योंकि जब एक दूसरे का सहयोग करेंगी तो राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही सरकारें किसके पैसे से चल रही है? जनता के पैसे से। तो इसलिए दोनों ही सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई है? ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान में अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान सभा का वर्णन इन शब्दों में है। संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। किन वर्णों में करता है? सुनना ध्यान से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? देखो, हिंदी में संघ लिखा है और अंग्रेजी में क्या लिखा है? यूनियन। क्या लिखा है? यूनियन। समझ में आई बात? तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। समझ में आई बात? तो राज्य वो होंगे जो आपकी पहली सूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि भारत एक संघवादी राष्ट्र है, संघ है, और ये इन राज्यों को मिलाकर बना है। समझ में आई बात? और इन राज्यों के सहयोग से ही ये पूरा का पूरा देश चल रहा है। समझ में आई बात? ये पूरी की पूरी हथेली इन 4 उंगलियों और एक अंगूठे के बल पर ही बनी है। जब ये सब मिल जाते हैं तो ये एक मुक्का बन जाता है, और ये मुक्का जब किसी के जबड़े पर पड़ता है तो उसका जबड़ा सुजा देता है। लेकिन ये जब अलग हो जाता है तो ये उतना ताकतवर नहीं रहता जितना ये मुक्के के तौर पर ताकतवर रहता है। समझ में आई बात? तो ये मुक्का चाहिए गाल पर? नहीं चाहिए ना? तो इसलिए पढ़ाया करो, पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मत आया करो। ठीक है? नहीं, अगली बार मुक्का मुंह पर पड़ेगा। ठीक है? और जबड़े से खून ही निकलेगा। शक्ति विभाजन। भारत के संविधान ने अपनी राज्य सरकार, अपनी केंद्र सरकार को किस प्रकार से शक्तियां बांटी है, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल ही
शक्ति का ही तो है, सारा खेल ही किसका है, ताकत का। और ताकत जिसके पास जितनी होगी उसके पास रिसोर्सेज भी उतने ही होंगे, संसाधन भी उतने ही होंगे। समझ में आई बात। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। समझ में आई बात। आपकी मोदी जी कौन से सरकार के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार, या कहिए संघ सरकार के। समझ में आई बात। और योगी आदित्यनाथ किस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान किसके हैं, पंजाब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं। समझ में आई बात। मोहन यादव है मध्य प्रदेश सरकार के। समझ में आई बात। तो ये याद रखना है, कि किसे केंद्र सरकार कहते हैं, किसे राज्य सरकार कहते हैं। समझ में आई बात। आगे सुनिए आप। दूसरे प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकारें कहते हैं, ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। ये दोनों सरकारें संवैधानिक हैं और इन दोनों सरकारों को ताकत किसने दी है, भारत के संविधान ने ताकत दी। इनकी शक्तियों के बारे में कौन बताता है, भारत का संविधान। जैसे केंद्र सरकार के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजा कौन है, योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश के राजा कौन है, मोहन यादव। समझ में आई बात। और बिहार के राजा कौन है, नीतीश कुमार। समझ में आई बात। तो वो और सभी राजाओं के राजा कौन है, हाँ, सम्राट नरेंद्र मोदी। समझ में आई बात। वो सम्राट, वो लोग राजा हैं, वो सम्राट है। जो राजाओं का राजा होता है उसे क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। समझ में आई बात। या राजाधिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजाधिराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। भारत में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। ठीक है। जनता जिसे 5 साल के लिए अपना मत देती है वो इस देश का राजाधिराज बनता है या किसी राज्य का राजा बन जाता है। ठीक है। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में अगर शक्ति के मामले पर कभी भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। न्यायालय नहीं कहेंगे, यहां पर हम सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इस विषय पर कौन काम करेगा, संविधान को पढ़ने के बाद। समझ में आई बात। आगे सुनो। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। भारत के संविधान ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह बता दिया है कि किन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी और किन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकारें काम करेंगी। इसीलिए भारत के संविधान ने शक्तियों को बांट रखा है। 3 सूचियां बना रखी है काम की। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है सामवर्ती सूची। सामवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर दोनों सरकारें काम कर सकती हैं। अगर दोनों की पॉलिसीज टकराती हैं एक दूसरे से तो उस मामले में केंद्र सरकार की पॉलिसी फॉलो की जाएगी। समझ में आई बात। एट द एंड केंद्र सरकार की पॉलिसी मानी जाएगी। ठीक है। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं पर आय के साधन कम। देखो, हमारे देश में जो पैसे का अधिकार सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। मतलब कमाई के ज्यादा से ज्यादा अधिकार, कमाई के माध्यम सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा राज्य सरकारों के पास है। पैसा कमाने के जो रिसोर्सेस है, कमाई के माध्यम सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के पास है, लेकिन काम की जिम्मेदारियां ज्यादा राज्य सरकारों के पास है।
तो भारत के संविधान ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इन सबको पैसा देगी इनकी जरूरत के अनुसार। पैसा इसके पास है, काम इनके पास है। इससे क्या है, इससे पावर बैलेंस बना रहता है। इससे क्या बना रहता है, पावर बैलेंस। ये इनकी बातों को, मतलब फिर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की बातों को काटती नहीं है। अगर पैसा भी आ जाएगा, काम तो मिला हुआ है, तो फिर ये लोग केंद्र सरकार की बात सुनेंगे? कहेंगे हट हट पीछे हट, है ना, ये हो जाएगा। तो अहंकार का भाव आ सकता है। इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर काम इनको दे रखे कि इन विषयों पे तुम काम करोगे, लेकिन पैसा इनसे तुम मांगोगे। इसीलिए तो पिताजी जब तक रहते हैं जिंदा तब तक बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने प्रॉपर्टी कर दी उनके नाम बच्चों के, उस दिन बच्चे इतने हराम खोर हो जाते हैं कि बाप की बात तक नहीं सुनते, बाप के साथ बैठते तक नहीं है। तो इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बाप को ताकत दे रखी है कि ये बेटे जितने हैं भारत के 28, ये बाप की वैल्यू को ना भूलें। समझ में आई बात? तो ये तरीका है, ये मैंने लंठाई वाली भाषा में समझाई है, क्योंकि ये ही भाषा आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। समझ में आई बात? तो आप भी ये समझ लीजिए कि बाप की इज्जत हर हालत में की जानी चाहिए, और बाप को भी ये समझ लेना चाहिए कि अपने अंतिम समय तक अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में न बांटे, क्योंकि ये हकीकत है कि आपके हाथ से ताकत चली जाएगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और जब तक आपके हाथ में ताकत रहेगी आपके तलवे भी चाटे जाएंगे। समझ में आई बात? आज मनमोहन सिंह को कोई नहीं पूछता, और जब तक वो प्रधानमंत्री थे पूरे के पूरे मीडिया तंत्र में और पूरा का पूरा भारत, मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता था। समझ में आई बात? तो ये है ताकत का खेल, ताकत का खेल ये है। समझ में आई बात? आज सब नरेंद्र मोदी के पीछे लगे रहते हैं। वो नरेंद्र मोदी व्यक्ति के पीछे नहीं लगे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के पीछे लगे हैं, और जिस दिन वो भारत के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे उस दिन मैं देखता हूं कि कितने लोग उनके पीछे चलते हैं। तब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, आइए आगे सुनते हैं। तो ये है आपके कामों का विभाजन। ठीक, तो 3 सूचियां हैं, इन तीनों सूचियों के अंतर्गत भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के कामों को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद। यहां चल रहे हैं हम समझने कि भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत क्यों दी है, और ये किस प्रकार के संघवाद का निर्माण करता है। क्या इससे संघवाद कमजोर होता है या मजबूत होता है, इस विषय को चल रहे हैं हम जानने। तो एक के सशक्त मतलब ताकतवर केंद्र सरकार क्या संघवाद की विचारधारा को कमजोर करती है या उसे ताकतवर बनाती है, इस विचार को चल रहे हैं हम जानने और समझने। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज्यादा देसी रियासतें भी थी, जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। मतलब जिस समय भारत बना था उस समय अगर केंद्र सरकार ताकतवर नहीं होती तो इस देश की जो आप ये रूपरेखा देख रहे हैं, यहां से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये आप नहीं देख पाते। क्योंकि अगर केंद्र सरकार उतनी मजबूत और ताकतवर नहीं होती तो वो कैसे कंट्रोल करती, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अब अगर पापा ताकतवर नहीं है घर में
तो बेटे लफंगे निकलेंगे ही निकलेंगे। और अगर पापा मजबूत है और बच्चों को डिसिप्लिन रखने में कामयाब है तो बच्चे एक भी खराब नहीं निकल सकते, ये भी जान लो भाई। उनके सामने तो अनडिसिप्लिन नहीं होंगे, ये बात समझ लो आप। बाहर चाहे जितना हो हुल्ला करें, लेकिन घर में आने के बाद सभ्य बन जाएंगे, ये बात समझ लो। तो इसीलिए जब भारत बन रहा था तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान तभी किया जा सकता था जब 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 केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार ताकतवर होती। अगर संघ सरकार ताकतवर नहीं होती तो वो भारत की विविधताओं की समस्याओं का समाधान उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाती और खुदा न खास्ता ये देश इस रूपरेखा में नहीं होता अगर केंद्र सरकार ताकतवर नहीं होती। तो आपको, मुझे लगता है राजस्थान के ही एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में आपको वीजा लेना पड़ जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा भी हो सकता था क्योंकि इतने सारी विविधताएं थी, लोगों के अंदर डिस्प्यूट्स थे और डिस्प्यूट तभी मिटाए जा सकते हैं जब आपके हाथ में ताकत हो। बिना ताकत के कोई किसी भी डिस्प्यूट को नहीं मिटा सकता। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? चलो देखते हैं वो तो। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्र सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। उस समय जो भारत में समस्याएं थी उन समस्याओं को देखते हुए भारत के संविधान निर्माता इस बात को समझ गए थे कि अगर इस देश को एक अच्छी सरकार देनी है तो इस देश को अच्छी शकल, सूरत और डिसिप्लिन देना है तो इस देश को एक सशक्त केंद्र सरकार देनी ही पड़ेगी। इस देश को एक ताकतवर केंद्र सरकार देनी ही पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार ताकतवर नहीं होगी तो वो इस देश की समस्याओं को मिटा नहीं पाएगी, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे वो निरक्षरता की समस्या, मतलब अनपढ़ लोगों की, ठीक है। इन सब समस्याओं का तभी, जातिवाद की समस्या हो और भी बहुत सारी समस्या, इन समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार ताकतवर होगी। समझ में आई बात? आगे सुन। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमारे देश की केंद्र सरकार को राज्य की सरकारों से ताकतवर बनाती हैं? सुनना बहुत ध्यान से है और यह प्रश्न आता भी है आपके पेपर में कि वो कौन से प्रावधान है जो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से ज्यादा ताकत प्रदान करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर संसद का निर्णय है, नियंत्रण है। मतलब कितना क्षेत्र किस राज्य में आएगा, किस राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा, ये निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो यूपी को 2 हिस्सों में भी बांट सकती है, यूपी को 4 हिस्सों में भी बांट सकती है, बिहार को भी 2 हिस्सों में बांट सकती है, बिहार को 4 हिस्सों में भी बांट सकती है। इसको निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ये कह रहा है ना पहली लाइन में, इसने क्या कहा है? किसी राज्य के अस्तित्व, मतलब कोई राज्य रहेगा या नहीं रहेगा, किसी उसकी भौगोलिक सीमा के अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। मतलब ये राज्य का, इस राज्य की कितनी बड़ी भौगोलिक सीमा होगी, ये राज्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में, जम्मू कश्मीर एक टाइम पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक टाइम पर एक राज्य के हिस्से थे, लेकिन अब क्या है? 2 यूनियन टेरिटरीज है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आई बात? तो ये किसने निर्धारित किया कि ये राज्य रहेंगे या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे? भारत की संसद ने ये निर्धारित किया। और कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किसमें जाएगा, ये भी किसने निर्धारित किया? ये भी भारत की संसद ने निर्धारित किया। और ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद
3 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार युक्त करने का अवसर देता है। लेकिन इस संविधान का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि जिस राज्य को आप तोड़ फोड़ रहे हैं, उस राज्य की विधानसभा भी इस मामले में आपके साथ डिस्कशन में शामिल होगी। समझ में, वो भी अपना पक्ष रखेगी। समझ में आई बात? वो भी अपना पक्ष रखेगी। एट द एंड डिसाइड करने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार का है। ठीक है। दूसरा, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं, जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो भारत के संविधान में एक आपातकालीन प्रावधान है, एक आपातकालीन अनुच्छेद है। जब भी भारत में आपातकाल लगेगा किसी भी परिस्थिति में, तो पूरी की पूरी राज्य सरकारें अपने आप बर्खास्त हो जाएंगी और पूरी की पूरी ताकत, पूरे देश की ताकत किसके पास आ जाएगी? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। हद से ज्यादा मतलब जो हमारा संघीय व्यवस्था है वो केंद्रीकृत व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। जो ये यूनियन ऑफ स्टेट है ना, वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा देश फिर संसद से ही चलेगा। और एक बात सुन लो, और फिर वो संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है आपातकाल के दौरान जिन विषयों पर काम करने का अधिकार सिर्फ किनको है संविधान में? राज्य सरकारों को। आपातकाल के दौरान, नॉर्मल टाइम पर नहीं। नॉर्मल टाइम पे तो सब कुछ सबके पास रहेगा, जिसके पास जो है। लेकिन आपातकाल, भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान है, जिन आपातकालीन प्रावधानों के लागू होने के बाद स्थितियां पूरी की पूरी बदल जाती हैं। ठीक है। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और दायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार आपकी राज्य सरकारों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कमाई के जो साधन है, जो रिसोर्सेस है, वो किसके पास है? किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। मतलब ज्यादा पैसा किसके पास है? लंठाई वाली भाषा में समझो, समझ में आई बात? ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? केंद्र सरकार के पास कमा रहा है। एट द एंड आपको अगर अपने राज्य के लिए कुछ काम करना है तो भीख मांगने आपको केंद्र सरकार के पास ही आना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो बाप बाप ही रहेगा, ये बात जान लो आप। जब भी आपको दिक्कत आएगी आपको पापा के पास आकर कटोरा लेकर खड़ा होना ही पड़ेगा। तो सामान्य स्थिति में भी आपकी केंद्र सरकार आपकी राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। समझ में आई बात? आपको कुछ भी करना है पापा के पास आकर पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे। समझ में आई बात? तो एट द एंड, क्योंकि उसके पास कमाई के साधन सबसे ज्यादा है, जो भी कमाता है वो सारा पैसा इसी के पास आता है। भारत में जितनी भी कमाई होती है वो सारी की सारी कमाई अधिकतम किसके पास जाती है? अगर भारत में अगर भारत 100 रुपए कमा रहा है सारे राज्यों को मिलाकर, तो 70 रुपए केंद्र सरकार के पास आएंगे और फिर 30 रुपए में राज्य अपने पास पैसा रखेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने
तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। ये तो सच है। जिन राज्यों में एट ए टाइम भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों को पैसा देने में केंद्र सरकार आनाकानी करती है। हर टाइम ये होता है। जब कांग्रेस रहती थी तो वो भाजपा के राज्यों के साथ ऐसा बिहेव करती थी, और एट ए टाइम भाजपा केंद्र में है तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या अन्य जो पार्टियों के द्वारा शासित राज्य हैं उनके साथ वो बिहेव ऐसा ही करती है। सौतेली माँ वाला बिहेवियर होता है कि अपने बेटे को तो दबा के पैसे देती है, लेकिन दूसरे माँ के बेटों को उतना पैसा नहीं देती है। समझ में? सौतेली माँ वाला बिहेव करती है। आगे सुनो, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नाकार दे। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो राज्य में राज्यपाल होता है, जिसे गवर्नर कहा जाता है, वो राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और जिस भूमिका में देश में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है, वो ही भूमिका राज्यों में किसकी रहती है? गवर्नर या राज्यपाल की होती है। एट द एंड राज्यपाल ही राज्यों के किसी भी कानून निर्माण पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत के किसी भी कानून के निर्माण में आखिरी हस्ताक्षर उनका होता है, उसी प्रकार से गवर्नर का होता है। जो भूमिका भारत के राष्ट्रपति की होती है केंद्र सरकार में, वही भूमिका राज्यों में किसकी होती है? राज्यपाल की। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई? ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। मतलब आपकी केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका से ज्यादा ताकतवर है। स्वाभाविक सी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 257 क्या कह रहा है? सुनना। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब ये मान लो कि अगर भारत सरकार कि किसी भी काम में राज्य सरकारें अड़चन नहीं डाल सकती है, मतलब किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो ऐसे ही कानून बना सकती हैं जो केंद्र सरकार के कामों में अड़चन ना डाले। और अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे कि केंद्र सरकार के काम में अड़चन पड़ती है, तो वो कानून अपने आप रद्द हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बात मान लो। समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? पक्का? आगे सुनो। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं। आपको पता है ना, यूपीएससी हमने पढ़ा है ना। यूपीएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है?
यूपीएससी कराता है ना। तो और उसके जो अधिकारी होते हैं वो किसके अधिकारी होते हैं? केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। और वो कहां काम करते हैं? वो राज्यों में काम करते हैं। याद है कि नहीं है? जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो कहां जाकर काम करते हैं? राज्यों में काम करते हैं। तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। कहां पर? राज्य सरकारों में। ठीक है, सुनना भी। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अंततः जिला अधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। तो ये भी आप जान लो कि ये जो है आईएएस आईपीएस ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में, और इनकी नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती कौन? राज्य सरकारें। इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती कौन? राज्य सरकार। इनका सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है कौन? राज्य सरकार है। तो आप ये मान लीजिए कि ये लोग भी राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने का काम करते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपकी केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर अपना अंकुश बनाकर रखती है। समझ में आई? तो इस तरीके से भारत के संविधान ने भारत की केंद्र सरकार को राज्यों के कंपैरिजन में ज्यादा ताकत प्रदान की है। एक अंतिम पॉइंट पढ़ लेते हैं। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो, जो कि कहां लागू था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहां सैनिक शासन लागू था। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। मतलब ये सारी चीजें हैं जो भारत की केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। और ये यथार्थ है कि भारत की केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ताकतवर है। केंद्र सरकार 60 पर है ताकत के मामले में, तो राज्य सरकारें सिर्फ 40 पर है। और ये जो 20 का डिफरेंस है ना ताकत में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है ताकत के मामले में। समझ में आई बात? और जब भारत में आपातकालीन प्रावधान लगता है तो पूरी ये जो 40% ताकत राज्य सरकारों के पास है वो ट्रांसफर होकर कहां चली जाती है? केंद्र के पास। केंद्र एब्सोल्यूट पावर में आ जाता है और उसका कंप्लीट होल्ड हो जाता है। किस पर? पूरे देश पर। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास में और इस विषय के अन्य टॉपिकों को हम समझेंगे विस्तार पूर्वक। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।